नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हमारा जो पर्यावरण की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, यूनिट 9 जो है हमारी, उसमें हम लोगों ने आपका स्टार्ट किया था पॉल्यूशन के ऊपर, जो कि आपके कितने टाइप्स होते हैं पॉल्यूशन के, साथ ही साथ उसमें जो मेन 6 टाइप्स के होते हैं। आपका जो होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बाद आपका होता है मृदा, ध्वनि, ई कचरा, और आपका होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये सारे जितने भी पॉल्यूशन के टाइप्स हैं उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने जिस तरीके से आपका जो है सॉइल पोल्यूशन, सॉरी, आपका जो वाटर पोल्यूशन है और आपका जो है एयर पोल्यूशन, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप जो है पूरी प्लेलिस्ट जाके वहां पर चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी पेपर फर्स्ट की वीडियो सीरीज मैंने अपने प्लेलिस्ट पे डाल रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका ध्वनि प्रदूषण और आपका मृदा प्रदूषण, मतलब साउंड पॉल्यूशन, और आपका जो होता है आपका सॉइल पॉल्यूशन। इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले आपका देखने वाले हैं, आपका है साउंड पॉल्यूशन। ध्वनि आपका जो है, ध्वनि प्रदूषण आपका किस तरीके से होता है, मतलब आपका ये जो होता है कि आपका जो आपका साउंड का लेवल होता है उसमें जो अनियंत्रित चेंजेस आते हैं, मतलब ध्वनि के जो आपका स्तर होते हैं या फिर आपकी जो मात्रा होती है उसमें जो आपका अनियंत्रित परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, वो परिवर्तन आपके आंतरिक हो सकते हैं, आपके बाह्य हो सकते हैं, आपके वातावरणीय हो सकते हैं, या फिर आपके जो है मानवीय कारकों के द्वारा हो सकते हैं। तो उसे हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे कि वातावरण में आपका जो है मानवीय कारणों या वातावरणीय कारणों से आपका जो है ध्वनि की तीव्रता में जब वृद्धि हो जाती है और वो ध्वनि जब आपके कानों को प्रिय न लगने लगे, मतलब कर्ण प्रिय न हो वो ध्वनि, तो वो कहलाती है आपकी साउंड पॉल्यूशन, जो आपका आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन कारणों के ऊपर हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो कारण होगा उसे हम लोग पर्यावरणीय कारक कहेंगे। दूसरा जो आपका होगा वो आपका होगा मानवीय कारक। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो अचानक से जब बढ़ जाती है तो वहां पर आपका जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो पर्यावरणीय कारकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर होगा बिजली का जब कड़कना होता है, मतलब बिजली कड़कती है, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, बादलों का गरजना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपका पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ इसमें जो आपका होता है झरनों की आवाज हो गई, आपकी झीलों की आवाज हो गई, तो ये सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो आपकी आएंगी पर्यावरणीय कारकों में। तो इसमें हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। बिजली जब कड़कती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वहां पर तीव्र गति से बिजली कड़कती है। साथ ही साथ जब बादल गरजते हैं तो वहां पर बहुत तीव्र मात्रा में आपकी जो होती है बादल गरजने की वहां पर जो है आवाज आपको दिखाई देती है। आपका जो लैंडस्लाइड होता है, मतलब आपका जो होता है भूस्खलन, भूस्खलन से भी बहुत ज्यादा आवाज आती है। अगर आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपने देखा होगा बरसात के समय पर, या फिर आपकी जो होती है बड़े बड़े चट्टान, अगर चट्टान हो गया फिर पत्थर हो गए, वहां से अपने जगह से खसकने लगते हैं भूकंप के कारण, तो वहां पर जो आवाज आपको सुनने को मिलती है वो आवाजें भी आपकी जो होती हैं साउंड पोल्यूशन का काम करती है। मतलब ये प्राइमरी लेवल पर होती है। इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है, लेकिन ये प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बादलों का गरजना जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब वहां पर जब बादल गरजते हैं तो वो उतने लंबे समय तक नहीं गरजते, लेकिन जितने टाइम तक के लिए गरजते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म ये लोग काम करते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट को क्रिएट करके जाते हैं। साथ ही साथ आपका लैंडस्लाइड भी हो गया। दिन भर लैंडस्लाइड नहीं होगा, लेकिन जब जब लैंडस्लाइड होगा या फिर बड़े बड़े चट्टान पत्थर जब टकराएंगे एक दूसरे से भूकंप के माध्यम से, तब उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी बहुत तीव्र गति से होती है। यहाँ पर इसमें कहने का मतलब ये है कि पर्यावरणीय कारक जो होते हैं कम समय के लिए आते हैं, लेकिन आपका जो है ज्यादा ये नुकसान करके जाते हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पर, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा आपका आता है मानवीय कारक। आपका जो आता है ध्वनि प्रदूषण, मतलब आपका जो है साउंड पोल्यूशन का, तो वो आपका आता है दूसरा वाला जो है
आपका फैक्टर होता है वो आपका होता है मानवीय कारक। तो मानवीय कारकों में सबसे पहला आपका आता है कि जो फैक्ट्रीज हम लोग लगाते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती है, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं आप लोग लगाने वाले, या फिर फैक्ट्रीज का जो संचालन करते हैं, तो उसे हम लोग कह देंगे यहाँ पर कारखानों की, कारखानों से निकलने वाले तीव्र आवाजें, यह आपका आएगा फर्स्ट वाले में। इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से कारखानों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जहां आसपास आप कारखानों के मतलब निवास करते हैं आसपास, मतलब आपका जो घर है वो कारखानों के आसपास होता है, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपकी जो उसमें से आवाजें आती हैं जो बहुत ही असहनीय होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप लोग निवास करते हैं उसके आसपास अगर कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई फैक्ट्री है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है, तो वहां पर दिन रात वहां पर आपकी जो होती है, आपकी आवाजें वहां से आती रहती हैं। जब माइनिंग करते हैं, मतलब जो खदानें होती हैं, कोयला खदानें हो गई, आपका जो जो आप लोग का ये जो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर, चट्टान को काट कर वो जो मार्बल बनाते हैं, वहां वाला जो खदान हो गया, वहां पर आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से आपका जो है वहां पर ध्वनि वहां पर बहुत तीव्र गति से आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा दूसरा कारक जो होता है, दूसरा हमारा जो कारक है वो आपका आता है कि आवागमन के साधन। आवागमन के साधन, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डीप डिस्कशन करूंगा अभी। आवागमन के साधन, आवागमन के साधनों से तात्पर्य यह है कि जैसे आप सभी ने देखा होगा, अगर आप लोग जो होते हैं एक रेलवे स्टेशन के आसपास की कॉलोनी में रहते हैं, या फिर आपका जो घर है वो मेन रोड से नजदीक में है, या फिर हाईवे के एकदम बगल में आपका घर है या फिर आपकी कॉलोनी है, तो वहां पर आप लोगों ने इस वाले चीज को नोटिस किया होगा कि आवागमन के साधन जो होते हैं वो किस तरीके से आपका ध्वनि प्रदूषण यानी कि आपकी साउंड पॉल्यूशन को पूरी तरीके से बढ़ावा देते हैं। उसके ऊपर आप लोगों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आवागमन के संसाधनों में आपका जो होता है वाहनों की जो आवाजें होती है वो बहुत ही असहनीय होती है। मतलब कई कई वाहन ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, जिनसे बहुत गंदे तरीके से वहां पर आवाज आपको आती है, तो उन आवाजों को भी आपका जो है कान अच्छी तरीके से जो है ग्रहण करने में असमर्थ होता है, या फिर कानों को वो चुभने लगती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यदि आप लोग रेलवे कॉलोनीज के आसपास रहते हैं, या फिर आप जो रहते हैं कि आपका जो है एयरपोर्ट के पास रहते हैं, ये आपका हो गया रोड, ये आपका हो गया रेल, या आपका हो गया प्लेन। तो अगर आप लोग मेन रोड के आसपास रहते हैं या फिर हाईवे रोड के आसपास रहते हैं, तो वहां पर आपकी ट्रकों की जो आवाज होती है, कारों की आवाज होती है, बड़े बड़े वाहनों की आवाज होती है, उसकी आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं या फिर रेलवे कॉलोनीज में रहते हैं जहां से ट्रेन की पटरियां जो होती है वो गई होती है, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा आपका जो होता है ध्वनि प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसी के माध्यम से वहां पर होती है कि जो ट्रेनें वहां पर आती हैं तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो बहुत ही यहाँ पर कानों को अप्रिय होती है। साथ ही साथ आपका जो होता है एयरपोर्ट जो हो गया, प्लेन जहां से गुजरती है, या फिर जिस वे से आपका प्लेन गुजरता है उसके आसपास के जहां एरिया होते हैं, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो पूरी तरीके से वहां पर ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक जो कि था आवागमन के संसाधन, जो कि मानवीय कारकों में आता है। तीसरा हमारा मानवीय कारक है कि सामाजिक क्रियाकलाप और मनोरंजन के साधन। यहां पर मैं इसको लिखूंगा, सामाजिक क्रियाकलाप जो आपका होता है, सामाजिक क्रियाकलाप कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लोग कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ ही साथ कोई भी आपका फंक्शन आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पर देखते हैं आप लोग कि बहुत बड़े बड़े वहां पर डीजे सेटअप लगाए जाते हैं, साउंड सिस्टम लगाया जाता है, साथ ही साथ उसमें जो होते हैं आपके लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, तो उससे जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा वहां से निकलती है। तो आसपास के जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर, तो उसमें से जो है आपकी पूरी तरीके से ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपका हो गया तीसरा वाला कारक, सामाजिक क्रियाकलाप। सामाजिक क्रियाकलापों में हमने देखा हो कि अगर आप पार्टी करते हैं, शादियों में देखा होगा, बारात में बहुत ज्यादा आजकल जो है हाई साउंड सिस्टम, मतलब हाई जो है फ्रीक्वेंसी वाले साउंड सिस्टम का यूजेस हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है सामाजिक क्रियाकलाप भी आपके ध्वनि प्रदूषण को बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ावा देता है। तो ये है आपका ध्वनि प्रदूषण के जो कारक थे वो कारक हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसके ऊपर आप सभी का पूरा अटेंशन यहां पर होना चाहिए। मानवीय कारक तो यहां पर हम लोगों ने देख लिए, मतलब हमने तो यहां पर कारकों का डिस्कशन कर लिया कि किस तरीके से आपका पर्यावरण का कारक होते हैं, मतलब पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं,
साथ ही साथ आपके जो होते हैं मानवीय कारक कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर एक टर्म बताने वाला हूं जिससे हम लोग कहते हैं ग्रीन मफलर तकनीक। ग्रीन मफलर तकनीक जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन मफलर तकनीक कहने का मतलब ये है कि जहां पर हाईवे होते हैं, मतलब हाईवे जहां से आपका गुजरा हुआ होता है, अगर मान लीजिए ये आपका हाईवे रोड है, तो ये आपका हाईवे रोड है, तो ये हाईवे रोड के जो है आसपास, ये हाईवे रोड के आसपास कम से कम आपका जो है 3 से 4 रो में, मतलब 3 से आपका 4 लाइनों में आपकी जो है सघन मात्रा में पौधों को लगाया जाता है। ये हाईवे जितना बड़ा होगा उसके आसपास ही वृक्षारोपण इस तरीके से किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह आपको मैं अभी यहाँ पर समझाऊंगा, थोड़ा सा देखिए आप लोग। तो ये आपका इलाका है, ये आपके रिहायशी इलाके आते हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर जो इलाके हैं, ग्रीन मफलर टेक्निक का यूज किस लिए किया जाता है, जो कि आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि की तीव्रता होती है जो आपके हाईवे से निकलकर आपके रिहायशी इलाकों में आने वाली होती है। तो उन रिहायशी इलाकों में आने से पहले आपका जो है आपकी ग्रीन मफलर टेक्निक का यूज करके जो है आपकी ध्वनि की जो तीव्रता होती है, मतलब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको यहाँ पर कम करने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर में होता यह है कि आपकी 5 से लेकर 6 वहां पर सघन वहां पर जो है पूरी तरीके से श्रृंखला में आपकी जो है उगाई जाएगी वहां पर बड़े बड़े पेड़। और उन पेड़ों की पत्तियां जो होती है, ध्यान रखा जाता है कि वे पेड़ जो हो थोड़ा ज्यादा शाखा वाले हो, मतलब जो है झाड़ी नुमा पौधे वहां पर ज्यादा लगाए जाएंगे, ताकि जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर उनके जो निकलने वाले ध्वनि तरंगे हैं वो इनके पेड़ पौधों से टकराकर जो है बहुत ही कम मात्रा में ध्वनि तरंगों को आपके आवासीय क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बाध्य करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा आपकी ग्रीन मफलर टेक्निक जो होगी आपके साउंड पोल्यूशन को यहाँ पर कम करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को अभी बताया है, तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता यह है कि आपका जो है मृदा, आपकी मिट्टी में जो अनियमित तत्व जो आते हैं, मतलब मिट्टी में जो तत्वों का संगठन होता है वो एक समान मात्रा में होता है, लेकिन आपका जो आता है मृदा प्रदूषण। मिट्टी का जो आपका संगठक तत्व है, मतलब मिट्टी के संगठक तत्वों में जो आपका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मिट्टी के जो है तत्वों में वहां पर परिवर्तन हुआ है, तो वो आपका मृदा प्रदूषण कहलाएगा। मृदा प्रदूषण का आपका जांच करने के लिए आपने अगर देखा होगा कि एग्रीकल्चरल फील्ड में आपका कहा जाता है कि आपने मिट्टी की जांच कराई है या नहीं। मतलब मिट्टी की जांच कराने से, मिट्टी की जांच जब आप लोग कराते हैं, कोई भी आपका जो है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हो गया या फिर वहां पर आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए या फिर कृषि कॉलेज हो गए, वहां पर आप लोग जाकर एग्रीकल्चरल कॉलेज जहां पर होते हैं वहां पर आप अपने एरिया की मिट्टी को ले जाकर वहां पर उसकी जांच कराते हैं। तो वो लोग वहां पर उसमें ह्यूमस की मात्रा, उसमें आपका जो है कितने आपके बैक्टीरिया हैं या फिर कितने भी आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं, उनकी जो मात्रा होती है उसका वहां पर वो लोग पता लगाते हैं और आपको बताते हैं कि मिट्टी आपकी कितनी वहां पर प्रदूषित हुई है या फिर कितने उसमें जो है अभी तक उपयोगी तत्व वहां पर बचे हुए हैं। तो ये आपकी होती है। तो इसी तत्वों में हेरफेर अगर हो जाती है किसी भी कारणों से, या फिर कोई मानवीय कारण हो गए या फिर आपके प्राकृतिक कारण हो गए, तो उसमें से जो भूमि होती है आपकी बंजर होने लगती है। तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे भूमि, या फिर आपका कहेंगे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन होता इस तरीके से है कि सबसे पहले इसमें आप लोग कारक देखते हैं, तो हम इसमें पर्यावरणीय कारक को देखेंगे। पर्यावरणीय कारकों में सबसे पहला आपका कारक आएगा जो कि आपकी मृदा को बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित करता है, वो है आपका ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी जो आपका होता है वॉल्केनो जैसे हम लोग कहेंगे, तो ज्वालामुखी जब होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, मतलब ज्वालामुखी जहां पर फटता है, तो आपने देखा होगा उसमें जो निकलने वाला लावा होता है वो आपका जो होता है आपकी भीतरी सतह को, मतलब आपकी जो होती है भूगर्भ की भीतरी सतह को फाड़ कर वो बाहर निकलते हैं। तो उनका जो लावा होता है पूरी तरीके से आसपास के क्षेत्रों में पूरा फैल जाता है। तो ये लावा जो होता है वो आपकी जो भूमि होती है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जो कि आपकी वहां पर फसल उगने वाली होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इसमें जो है तत्वों का समावेश होता है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत हानिकारक वाले, जो कि आपकी ध्वनि पर जो कि आपकी मिट्टी पर बहुत ही गंदा इफेक्ट वहां पर डालते हैं, जिससे कि आपका जो होता है पूरी तरीके से आपकी जो होती है मृदा या फिर मिट्टी जो होती है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है।
दूसरा कारक हम लोग देखते हैं अगर, तो पर्यावरणीय कारकों के बाद हम लोग इसमें देखेंगे आपका आएगा मानवीय कारक। तो मानवीय कारकों में सबसे पहला कारक आपका ये आएगा कि मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या आएगा आपका, पहला आएगा इंडस्ट्री। मतलब आपने देखा है कि इंडस्ट्री जब से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मतलब औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया हुई है, उसने ना केवल मृदा को बल्कि पानी को, मिट्टी को, वायु को, हर चीज को वहां पर प्रभावित किया है। तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही यहाँ पर कारगर रोल प्ले करता है आपका जो है पॉल्यूशन को बढ़ाने में, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे साउंड पॉल्यूशन हो, चाहे वो कोई भी पॉल्यूशन हो। तो उसमें जो है पूर्ण भूमिका आपकी रहती है आपके फैक्ट्रीज की, जिसमें हम लोग औद्योगिकीकरण को पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। औद्योगिक जो आपकी क्रियाकलापें होती हैं, उनसे जो निकलने वाला वेस्ट होता है उसको ये लोग भूमि में छोड़ देते हैं। मतलब खुली जमीन जहां पर देखते हैं उनमें यहाँ पर ये इन अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देते हैं। इनसे निकलने वाला जो मलबा होता है, तो ये आपकी जो होती है मिट्टी को प्रदूषित करती है। दूसरा आपका जो आएगा हमारा फर्टिलाइजर, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब आपका हो गया उर्वरक। उर्वरक का उपयोग हम लोग अत्यधिक मात्रा में करने लगते हैं, जो कि आपका खेती में जो आप लोग यूज करते हैं उर्वरक, इसमें आजकल हम लोगों ने देखा होगा कि पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, साथ ही साथ उसमें फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में वहां पर देने लगे हैं। तो यूरिया की मात्रा जो होती है पौधों में वृद्धि तो ला देती है, लेकिन वहां पर जो उर्वरा शक्ति होती है मृदा की, उसको वहां पर वो खत्म कर देती है, जिससे कि आपका मृदा जो है या फिर मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है वहां पर, और कुछ समय के पश्चात वहां पर आपका जो है फसल वहां पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये आपका हो जाता है दूसरा कारक। तीसरा हम लोग देखते हैं कि आपका तीसरा कारक जो होता है मृदा प्रदूषण का, वो ये होता है कि खनन। खनन से आपका जो है तात्पर्य यह है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी आपकी जो है कोयले की खदानें होती हैं, तो कोयले की खदान से या फिर आपका जो होता है, आपने देखा होगा जहां पर माइनिंग होती है, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर से निकलने वाला जो भी केमिकल होता है आपका, या फिर जो भी आपके पदार्थ अंदर से प्राप्त होते हैं, तो उनका जो है सबसे पहले उन्हें भीतरी सतह से बाहर लाया जाता है। तो बाहर लाया जाता है तो वो एक पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं जहां पर आपके खेत होते हैं, या फिर एक भूभाग को वहां पर कवर करते हैं ऊपर के, जो कि पूरी तरीके से वहां पर प्रदूषित हो जाती है उन जो आपके तत्वों के संगठन से। तो इसी संगठन के कारण या फिर इसी तत्वों के संगठन का जो है आपका मृदा में समावेश होता है, या फिर मिट्टी में जब ये लोग मिलते हैं, तो पूरी तरीके से वहां पर आपकी जो होती है मिट्टी वहां पर पॉल्यूट हो जाती है, या फिर पॉल्यूशन वहां पर अधिक देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका मृदा प्रदूषण। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं कि मृदा प्रदूषण किस तरीके से आपका कम किया सकता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ज्वालामुखी, मतलब पर्यावरणीय कारकों के ऊपर तो उतना हम लोग वहां पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आपका जो है मानवीय कारक जिस हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उनका एक फिक्स एरिया वहां पर आपको जो है उनको सेट करना होगा कि इस वाले दायरे में हम लोग अपने अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ेंगे, उसका पूरी तरीके से वहां पर निस्तारण करेंगे। साथ ही साथ उसका जो मैनेजमेंट होगा, मतलब आपका जो है ये कूड़े करकट का जो मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट को आप पूरी तरीके से संभालेंगे, तब आपका जो होगा वो मृदा प्रदूषण रुकेगा। साथ ही साथ उर्वरकों का प्रयोग, मतलब आपका जो है जैविक खेती के ऊपर हम लोग को अब थोड़ा सा बढ़ना होगा, मतलब ऑर्गेनिक चीजों को हम लोग को यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती हम लोग को करनी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ावा देना होगा, ताकि जो है आपकी केमिकल को यूज जो है आपके फर्टिलाइजर्स में वो थोड़ा सा कम हो, उनकी क्वांटिटी वहां पर कम हो, उनका जो है वहां पर परसेंटेज जो है उसमें कम मिले, जिससे कि आपकी जो है मृदा बहुत ही वहां पर स्वस्थ रहेगी। साथ ही साथ आपका जो है फसल चक्र को दोहराकर, मतलब फसल चक्र जिसे हम लोग कहेंगे, जैसे कि हम लोग अगर बरसात के महीनों में अगर हम लोग रबी फसल में अगर लेते हैं, तो अगर हम लोग सॉरी बरसात के दिनों में अगर हम लोग धान की फसल करते हैं, तो जैसे ही आपका धान का फसल कटने वाला होता है और जैसे ही आपकी दूसरी वाली आपकी फसल लगने वाली होती है, तो ठंड के महीने में हम अगर उसमें जो है दलहन या तिलहन वाली फसलों को बोते हैं, तो वहां पर जो होगी वो फसल चक्रण कहलाएगी। मतलब सबसे पहले आपने धान की खेती कर दी, धान की खेती के बाद सरसों की खेती कर दी, सरसों की खेती के बाद मूंग की खेती कर दी, तो ये जो चीजें होंगी आपकी फसल चक्र को बढ़ावा देंगी। तो फसल चक्र के बढ़ावा देने के साथ ही साथ उसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं आपके, जो भी आपके ये दलहन और तिलहन वाले जो फसल होते हैं, तो वे आपके भूमि में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करेंगे। तो नाइट्रोजन जब वहां पर बहुत अधिक मात्रा में आप लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने पौधों के थ्रू, तो वहां पर जो है आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो होगी सॉइल वो उतनी पॉल्यूट नहीं होगी। तो इसके ऊपर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है आपका बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप लोग सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसमें होगा ये कि आपकी जो होती है पूरी तरीके से आपकी प्रोडक्शन भी वहां पर बढ़ेगी। अगर आप लोग ऑर्गेनिक आप लोगों जो भी फर्टिलाइजर है उसका यूज करेंगे, तो साथ ही साथ अगर आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो आपकी जो होती है
वो आपके खेतों की जो उम्र होती है या फिर आपकी जो होती है मृदा की उम्र वो आपकी बढ़ने लगती है। साथ ही साथ उनका जो पॉल्यूशन होता है तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे उसका होता है जो पॉल्यूशन होगा। ना कि आप लोग जब केमिकल का यूज हाई डोज देकर करेंगे तो उसमें आपकी जो भूमि होगी वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश की है। इसके बाद हम लोग देखते ये हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें तो हुई है, लेकिन अगली जब यहाँ पर चीज़ें आएंगी किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि आपका जो है ये प्रदूषण के कारक होते हैं, किस तरीके से प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरीके से आपका जो है इसकी रोकथाम करनी होगी। तो इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आपका आएगा मानव जनित रोग कौन कौन से होते हैं, मानव जनित रोगों के साथ ही साथ इसमें कौन कौन से आपका जो है मानव जाति पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है आपके सारे प्रदूषणों का। तो एक एक करके हम लोग उसको अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ये वाली तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए जो कि आपकी सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।